नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। जालौर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव जनता के हक और हुकूक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। बात चाहे जालौर में जैविक खेती की हो या फिर किसानों को नर्मदा नहर परियोजना से पानी दिलाने की बात हो, राव हर मोर्चे पर जालौर की जनता के साथ खड़े दिखाई देते हैं। आने वाले दिनों में क्या है श्रवण सिंह राव की योजना और जनता के हितों के लिए रणनीति, ये जानने के लिए संवाददाता लूणाराम दर्जी ने की जालौर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव से खास बातचीत। नमस्कार, मैं लूणाराम, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़। आज मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव, जो विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, हम बातचीत करेंगे। जिस तरीके से राव साहब की बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने को लेकर जो काम कर रही है, नए नए अभियान चला रही है और आप हर धरातल तक पहुंच रहे हैं, हर घर तक पहुंच रहे हैं, किस तरीके से पार्टी को मजबूत करने को लेकर आप काम कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी है वो कैडर बेस्ड पार्टी है और हमेशा से भारतीय जनता पार्टी संगठन को नीचे अंतिम कार्यकर्ता तक सक्रिय करने के लिए हमेशा बहुत अच्छी योजना बना के काम किया है। हम भी उसी का एक भाग हैं। दिल्ली से लेके हमारे बूथ तक की पूरी एक कड़ी जो है वो सुव्यवस्थित होवे और हर कार्यकर्ता को अपना कार्य का पता हो और हर कार्य के पास सामने एक कार्यकर्ता हो, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है। उसी को लेकर अभी हमारे संगठन का पुनर्गठन हुआ है। उसमें जहाँ जहाँ भी आवश्यकता और ज़्यादा है, कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनमें संगठन की संरचना चल रही है, तो वो सब हम पूर्ण कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा जो कैडर बेस में पार्टी में एक होना चाहिए अनुशासन पर ये संगठन, उसका हम निर्माण कर रहे हैं। उसमें हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं और उसके अंदर हर जगह हमारे समर्पित कार्यकर्ता हैं। तो चाहे कोई चुनाव हो, अभी जैसे नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं तो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता अभी भी हमारे कार्य में लगे हुए हैं और जब भी चुनाव आएगा उसका परिणाम भी देखने मिलेगा। हमें कोरोना महामारी के चलते केंद्र ने पूरा जो काम किया, लॉकडाउन किया और कोशिश की कि जितना कोरोना को हराया जा सके। आप कैसे देखते हैं, प्रधानमंत्री का 1 साल का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, देश को बड़ी सौगातें दी हुई, 370 धाराएं हटाई और तमाम जैसे राम मंदिर की बात हो, तमाम जो बीजेपी के बड़े मुद्दे थे वो क्लियर हुए हैं। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं 1 साल को? जी, अगर वास्तव में देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री जी का दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है, वो एक इतिहास के अंदर शायद 500 साल में ऐसा एक कोई कार्यकाल, स्वर्ण कार्यकाल आया होगा जिसके अंदर भारत माता को इतने ज़बरदस्त निर्णय हुए, इतने एकता के, विशेषकर 370 का हटना, ये एक भारत को अखंड बनाने का मील का पत्थर है। अभी तक अखंड हम जरूर कहते थे, लेकिन कहीं कहीं ऐसा जरूर था कि उसके अंदर हमारे मन में टीस थी कि भारत अभी जो हम अखंड बता रहे हैं उसमें कोई न कोई कमी है, उसकी सुधार की आवश्यकता है। बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हुआ, इतिहास याद रखेगा। राम मंदिर का मुद्दा है, कई कारणों से आपको ध्यान ही होगा, कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि इनकी सुनवाई 2019 से पहले नहीं की जाए। ऐसे विविध कारण, बिना मतलब के कारण लटका कर कांग्रेस ने हमेशा ऐसा रखा है कि ये दोनों समुदाय आपस में लड़ते रहें और हमारी सत्ता वो चलती रहे। उसका उनका जो षड्यंत्र है उसका अब जाके कहीं खात्मा हुआ है और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं, बिल्कुल सुनवाई कीजिए और जो भी स्थितियाँ होगी उसके लिए हम तैयार हैं, जो भी परिस्थितियों को हम अपने आप संभालेंगे और इसका सुप्रीम कोर्ट निर्णय करे। हमारे सामने कोर्ट ने निर्णय किया, न्याय किया और आज राम जी मंदिर बनने का बहुत बड़ा, जो सैकड़ों वर्षों से जिनका इंतजार कर रहा था भारत, उसका सपना सच हुआ। और बाकी जैसे आपने बताया कोविड के अंदर तो जो भारत ने करके दिखाया उसकी प्रशंसा पूरा विश्व कर रहा है। WHO में कई बार प्रशंसा हुई, आप देख रहे हैं। और प्रति व्यक्ति कोरोना का दर है वो विश्व में सबसे कम भारत में है और रिकवरी रेट सबसे कम भारत में है। और जबकि ऐसा लग रहा था जब कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ उस समय ऐसा लगता है कि भारत की स्थिति इतनी दयाजनक हो जाएगी, यहाँ कोई संभालने वाले नहीं मिलेंगे। आम आदमी में चर्चा थी, कई जगह हम बैठते थे कि या कोरोना हमारे भारत में तो कैसे संभालेंगे, ये एक प्रश्न था। लेकिन मोदी जी ने पूरा समय पे निर्णय लिए, समय पर लॉकडाउन लगाया, समय पे अनलॉकडाउन किया, उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था की, चाहे वेंटिलेटर से लेके, चाहे बेड से लेके, चाहे हमारे मेडिकल स्टाफ से लेके पूरी डॉक्टर्स की टीम वगैरह, पूरा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया कि अब कोरोना आ रहा है तो ज़रूर एक चिंता का विषय है, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन उसको हम निपट रहे हैं, आराम से निपट रहे हैं। विश्व में सबसे कम मृत्यु दर होना और विश्व में प्रति लाख आबादी में सबसे कम कोरोना होना, ये दोनों जो सिद्धियां हैं ये विश्व में भारत ने हासिल करके पूरे विश्व को अपनी तरफ आकर्षित किया है। और अभी भी 2 दिन पहले ही
हमारा ICMR ने कहा कि हम 15 अगस्त के आसपास में वैक्सीन कोरोना की लॉन्च कर देंगे। बहुत बड़ी सिद्धि है, बहुत बड़ी सिद्धि। विश्व खुद देखने लग गया कि भारत अचानक कहाँ से इतना बड़ा उदय हो गया। और इसके सिवाय अगर देखें तो ऐसी बातें हो रही थी, विपक्ष इस तरीके से बात कर रहा है कि लॉकडाउन हुआ, कोरोना आया, मतलब भारत तो पूरा ख़त्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है। हमारे सामने एक ऑथेंटिक आंकड़े मैं आपको देना चाहूँगा। GST का जो रेवेन्यू है वो अप्रैल के अंदर लगभग 35,000 करोड़ के आसपास था, जो हमारा एवरेज लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास रहना चाहिए, रहता था पहले। मई में जाके वो 65,000 करोड़ हुआ और अभी जून के अंदर 99,000 करोड़ हो गया। तो मतलब तीसरे महीने जाके तो हमारा जो अर्थतंत्र था वो वापस पटरी पे आ गया। ये उनकी दूरदर्शिता थी। और उसके साथ में जो मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, ये बहुत बड़ी, विश्व के अंदर बहुत कम ऐसी घटनाएं होगी जिसमें मुखिया ने इस तरीके से देश को खड़ा होने के लिए आह्वान किया। और केवल आह्वान ही नहीं, शाब्दिक आह्वान ही नहीं, उसके लिए जो आवश्यक सुधार थे, जो वित्तीय सहयोग था, वो पूरा का पूरा किया है। ऐसा नहीं केवल आह्वान है, आह्वान के पीछे आत्मनिर्भर पैकेज आप देख लीजिए, 21 लाख करोड़ रुपए का। विश्व के अंदर शायद बहुत कम देश होंगे जहाँ पे इतने बड़े पैकेज की घोषणा हुई होगी। और उसको लागू करने के लिए एक छोटी से छोटी अंतिम व्यक्ति तक वास्तविक जगह पे ये आर्थिक सहायता पहुंचनी चाहिए, उनको संबल मिलना चाहिए। उसकी पूरी की पूरी रूपरेखा तय की और आज उसका परिणाम हमारे सामने आ गए। 2 महीने के बाद में देश वापस एकदम पूर्ण गति के साथ काम करना शुरू हो गया। हाँ, जरूर कुछ महानगरों में वगैरह में जो कुछ ऐसे पॉकेट है जहाँ भी थोड़ा डिस्टर्ब है, लेकिन अब लोगों को विश्वास हो गया कि नहीं, हम इस विपदा से बाहर निकल गए। तो आर्थिक पैकेज देख लीजिए, आत्मनिर्भर भारत पैकेज देख लीजिए, कोरोना का पूरा मैनेजमेंट देख लीजिए। अभी तुरंत में एक छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर जब कोरोना ऐसा लग रहा था कि एकदम भयंकर स्वरूप ले रहा है, तो हमारे गृह मंत्री जी ने सबको बुला के बैठ के पूरा का पूरा उसका किया। अभी पिछले 3-4 दिन के आंकड़े घटने लग गए। तो जो केंद्र सरकार और मोदी जी की टीम काम कर सकती है वो असंभव है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहले ऐसे किसी ने नहीं कर पाए थे, वो कर रहे हैं, उसके परिणाम आ रहे हैं और देश आज उनके साथ पूरा कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। भारतवासी हर एक को आज विश्वास हो गया कि मोदी जी है तो मुमकिन है, उसको उन्होंने पूरा किया है। तो भाजपा ने एक अपने आप ने मिसाल कायम कर दी कि हम केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, हम सामाजिक सेवा के कार्यकर्ता हैं। बात हो रही है किसानों पे आते हैं। किसानों के जो मुद्दे हैं वो लंबे समय से संघर्ष होते रहे हैं, लेकिन किसानों का वास्तव में जो समाधान होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा है। समर्थन मूल्य की बात हो, पिछले दिनों आपने मुख्यमंत्री से भी मांग की थी जीरे की जो फसल है उस पर समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। आप कैसे देखते हैं किसानों को समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर जो राहत मिलनी चाहिए वो कब मिल पाएगी? देखिए, मोदी जी की प्रथम सरकार के दिन, पहले दिन के संकल्प में गरीब और किसान उनकी सबसे प्रथम प्राथमिकता रही है। और उन्होंने अंतरात्मा से प्रयत्न किए हैं कि इस देश का किसान 65 साल से दर दर की ठोकरें खा रहा है और वो हमारा अन्नदाता है, वो खुद आज की तारीख में ऐसी स्थिति होगी कि वो भूखा रहने के कगार पे आ गया है। तो उन्होंने प्रथम दिन से खूब सारे ऐसे कार्य किए जिसमें किसानों को खूब सारी व्यवस्थाएं मिली। मैं आपको बताता हूँ, कई किसानों के साथ में बैठते हैं तो कई किसानों ने सहज भाव से बोला है कि हम 65 साल के बाद पहली बार हमें सरकार से कोई न कोई वास्तविक रोकड़ के रूप में कोई सहायता मिली है। खूब सारे किसान हैं। शायद ही ऐसे कोई किसान होंगे जिनको 5 साल में केंद्र सरकार की योजनाओं से कोई न कोई वित्तीय सहायता न मिली हो, चाहे बीमा ऋण के माध्यम से, चाहे आपदा प्रबंध के माध्यम से, चाहे समर्थन मूल्य के माध्यम से ज़्यादा रेट मिलना। इसके सिवा सामाजिक जो लाभ दूसरी हमारी योजना है केंद्र सरकार की, उनके लाभ मिले। तो केंद्र सरकार का तो खूब प्रयास रहा है कि किसान को संबल किया जाए। मोदी जी ने पहले भी बताया 2022 तक हम किसान की आय दोगुनी करना चाह रहे हैं। उसमें खूब उन्होंने MSP बढ़ाई। हमारे सामने की बात है, मूंग ले लीजिए, बाजरी ले लीजिए। बाजरी की MSP मतलब MSP में था ही नहीं बाजरा, और बाजरा का रेट 1000 रुपया चलता था। आज वही बाजरा 2400 रुपया हो गया। पहले 2000 हुआ, फिर 2400 रुपया कर दिया। आज 2000, 2200, 2300 रुपया मगर बाजरा बिकता है तो किसान की आय तो वैसे ही हम देखा तो डबल हो रही है। इसी तरह से खूब सारे ऐसे मूंग है, ऐसी कई हमारी फसलें हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ मसाले की ऐसी फसलें हैं जो MSP में लाने की मैंने मांग भी की, केंद्र से भी की और राज्य सरकार से भी की। जैसे विशेषकर हमारे सांचौर क्षेत्र में जीरे का बहुत बड़ा उत्पादन होता है और गत साल ये जीरे की जो बाज़ार मूल्य था वो 160 के आसपास रहा था। इस साल वही बाज़ार मूल्य 120 और 110 के आसपास रह रहा है। तो इस साल में किसान ने दोहरी तीर मार झेल दी। सबसे पहले तो तीड़ का जो आक्रमण हुआ उससे किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ, उसमें जीरे में विशेष नुकसान हुआ। उसके बाद रेट के अंदर उनको 30% कम हो गया। एक तरीके से मैंने मांग की केंद्र और राज्य सरकार से कि भाई जीरे का MSP कम से कम 180 रुपये किसान को मिलना चाहिए।
तो हमारे केंद्र में हमारे आदरणीय राज्य मंत्री कैलाश जी चौधरी साहब से बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि अगर राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है तो केंद्र इसमें सहानुभूतिपूर्वक पॉजिटिवली इसको करेगी। आप वहाँ से प्रस्ताव भिजवाई। मैंने यहाँ से मांग मुख्यमंत्री जी को दिए हुए लगभग 3 महीने हो गए। कोरोना शुरू हुआ उस समय की बात है, अभी तक उसका कोई जवाब आया नहीं। वापस हम मांग रखेंगे और बिल्कुल ये किसानों का उत्पाद सही भाव से बाज़ार में बिके, ये हमारे सरकारों को व्यवस्था करनी ही चाहिए। ये उनका अधिकार है। ये कोई सरकारें मेहरबानी नहीं कर रही। केवल घोषणाएं करने से काम नहीं चलेगा। हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, ऐसे फोटो गिराने से किसानों के साथ नहीं हो। किसान के जेब में आप क्या दे रहे, इसकी आपको चिंता करनी चाहिए। एमएसपी मैंने लेटर में बहुत विवरण से लिखा था कि आप जीरे की एमएसपी करने से सरकारों के ऊपर कोई बोझ नहीं आएगा, लेकिन जो एक मूल्य निर्धारण की पद्धति वो ऐसी हो जाएगी, क्योंकि अगर एमएसपी के सामने तो व्यापारी या जो भी उपभोक्ता वो भी देखेगा इतनी एमएसपी है तो मुझे ये रेट से ये उत्पाद लेना चाहिए। केवल एक निर्णय करने की बात थी, लेकिन क्या राज्य सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और जब तक राज्य सरकार उसको नहीं करेगी वहाँ तक और कोई कुछ कर नहीं सकता। हमारी व्यवस्था ही ऐसी है। ये जीरे की मतलब 180 रुपया एमएसपी होए, ये मैं मांग वापस कर रहा हूँ, और मैं पत्र के द्वारा भी अभी मैंने वापस मांग की है, और मैं मांग करूँगा। और जहाँ उचित, जैसे हमारी केंद्र में सरकार, वहाँ मैं बात कर ही रहा हूँ, वहाँ तैयार ही है, लेकिन राज्य सरकार अगर इसका संज्ञान लेके करे तो किसानों का भला हो सकता है। दूसरा एक और मैं मुद्दा यहाँ रखना चाहता हूँ कि हमारे एरिया में अभी अनार की खेती खूब अच्छी मात्रा में होने लगी, और अनार सांचौर के काफ़ी ज़्यादा किसानों ने अनार की खेती की है। अब अनार की खेती यहाँ किसान कर रहे हैं, लेकिन अनार के लिए दूसरा जो मार्केट की व्यवस्था है, उनका वैल्यू एडिशन करने की है, या अनार का जूस बन जाए, ऐसा कोई न कोई प्रोजेक्ट सरकार को यहाँ पे किसी भी तरीके से यहाँ पे किसानों को मार्केट की या उत्पाद की व्यवस्था करनी चाहिए। अब हो क्या रहा है, किसान उत्पादन तो कर रहा है, उनको मार्केट नहीं मिल रहा है, और उस उत्पादन का यहाँ पे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, इसलिए किसान को औने दोने दाम पे बिक रहा है और किसान उसमें लूट रहा है। तो इसके लिए भी मैंने मांग रखी है कि भाई अनार के लिए सांचौर के अंदर कोई मार्केट ऐसी बने, और कोई ऐसा प्लांट लगे जिसमें अनार के द्वारा जूस है या और भी उसकी कोई दूसरी जो उपयोगी आइटम है वो यहाँ यहीं बने, तो किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। एक बहुत बढ़िया योजना केंद्र सरकार की है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि FPO, फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मोदी जी की बहुत सुंदर योजना है। मोदी जी ने प्रथम कार्यकाल में ये रखी थी। इसके माध्यम से महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में खूब सारे किसानों ने प्रगति की है। मैं हमारे राजस्थान के किसानों से भी निवेदन करना चाहूँगा, हमारे जालोर के किसानों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस FPO के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। बहुत साधारण प्रकार का इसका प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं, बहुत सीधी सादी योजना है। इसके अंदर किसान उस कंपनी के भागीदार बन जाएंगे। उस कंपनी को संचालन करने के लिए केंद्र सरकार प्रथम दिन से ही जब रजिस्ट्रेशन होगा कुछ न कुछ कर्मचारियों के वेतन के लिए पैसा देना शुरू कर देती है, और उस कंपनी के माध्यम से आप आपके उत्पाद स्टॉक कर सकते हैं, उत्पादों का प्रसंस्करण, वैल्यू एडिड कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं। उसके लिए आप मशीनरी, प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस कुछ भी बनाएंगे, उसमें केंद्र सरकार सब्सिडी देगी, और उसका जो लाभांश होगा वो किसानों के बीच में बांटा जाएगा। तब किसान की जो दुर्दशा है इसका अंत होगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और हम सभी का मानना है। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। श्रवण सिंह राव जालोर में कमल की कर्णधार तो है ही, साथ ही बीजेपी के जिला अध्यक्ष होने के नाते राव मोदी सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचा रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर धारा 370 खत्म करने का मामला, श्रवण सिंह राव जनता को बीजेपी की रीति नीति से बखूबी वाकिफ करवा रहे हैं। किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। संवाददाता लूणाराम दर्जी ने की जालोर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव से खास बातचीत। नर्मदा पे आते हैं। नर्मदा नहर परियोजना का मीठा पानी आने से क्षेत्र की तस्वीर बदली, खेतों में अलग अलग फसलों का उत्पादन हुआ, लेकिन अभी भी कहीं कहीं वितरिकाएँ, कई नहरें ऐसी है जहाँ पे टैल तक पानी नहीं पहुँच रहा है। हर किसान को उसके हक का पानी मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। जब पानी का सीजन आता है तब कई आंदोलन होते हैं, उसको लेकर एक बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए जिससे किसानों को, हर किसान कोई वंचित नहीं रहे। दूसरा एक बड़ा सवाल ये भी है कि आसपास के क्षेत्र में कई ऐसे गाँव हैं जो पानी से वंचित है, सिंचाई क्षेत्र से वंचित है, उनको जोड़ा जाए। ये प्रमुख मुद्दे, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? जी, ये नर्मदा का विषय भी है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नर्मदा योजना एक मतलब हमारे इस एरिया के लिए वरदान है। इसने पूरे हमारे एरिया के जीवन को बदलने का
इसमें सक्षमता है और बदला भी है काफ़ी मात्रा में, लेकिन इसके अंदर कुछ संचालन की खामियां ऐसी घुस गई है, उनको निकालने के लिए साहसपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपने बताया ऐसे हमारे जो टेल के किसान हैं, अंतिम जो किसान हैं, उनको पानी नहीं मिल पा रहा। ऐसा मैं अभी 1 महीने पहले मैं जोरादर करके गांव गया, वहाँ हमारे उकड़ा राम जी पुरोहित थे, उनके खेत में मुझे दिखाया कि ये मैंने जीरा बोया हुआ खेत ऐसा कैसा पड़ा है, नर्मदा का पानी हमारे तक आया ही नहीं। ऐसे खूब सारे किसान हैं, तो एक मैं बता रहा हूँ। वास्तविक बात ये है कि जो डिज़ाइन बनी है उसके अंदर तो पानी प्रारंभ से लेकर अंत तक जाने की पूरी व्यवस्था है, लेकिन हो क्या रहा है, हमारे जो आसपास के किसान हैं वो उस अवैध रूप से पानी का संग्रह कर रहे हैं, ज़मीन में डाल रहे हैं, जिनका उपयोग उनको भी कोई नहीं होने वाला है, और वो पानी की चोरी करते हैं। कई जगह ऐसा हो गया, लोगों ने अवैध रूप से लाइनें डाल दी है और वो पानी ले जा रहे हैं। उसके अंदर जो हमारा अंतिम का किसान है, जिसका हक बनता है, वो महरूम रहता है, और व्यवस्थाएं भी ऐसी हो जाती है कि आज जिसको पानी मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, और जिसको आज आवश्यकता नहीं वहाँ पानी जा रहा है। तो एक अव्यवस्थित असंतुलित पानी वितरण प्रणाली, इसका मुख्य अगर कोई दोषी है तो हमारे नर्मदा का विभाग, हमारे जो जनप्रतिनिधि है, हमारी सरकारें हैं, इनको इस कठोरता के साथ इस विषय को लागू नहीं किया। कहीं न कहीं राजनीतिक दबाव के अंदर आंख मीच के बैठते हैं, प्रशासन भी उनके दबाव में कोई कार्रवाई नहीं करता है, और उसका परिणाम ये हो रहा है कि जो हमारे टेल के किसान हैं वो गरीब है, आसपास के किसान हैं उनको 10 साल से पानी मिल रहा है, उनकी स्थिति सुधर गई है, लेकिन वो जो गरीब है वो अभी तक गरीब बैठा है। अब जिनकी सुधर गई उनसे कुछ हिस्सा तो उन गरीबों के पास भी जाना चाहिए, उनका भी खेती का काम सुचारू रूप से होना चाहिए। तो इसके लिए राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति, प्रशासन की कठोरता आवश्यक है, और पानी का वितरण सही होगा तो ही नर्मदा का जो हमें चाहिए वास्तविक लाभ वो मिल पाएगा। के साथ ऐसा क्या किया, और इस भूल को सुधारेगा कौन, उनके इस अन्याय को मिटाएगा कौन? तंत्र ही मिटाएगा। तंत्र को पहल करनी चाहिए। जहाँ आवश्यकता होगी, हम लोगों की आवश्यकता, हम भी चलने को तैयार है, जहाँ कहना हो कहने को तैयार है, लेकिन कम से कम सरकार और नर्मदा विभाग ये इस गंभीर मुद्दों को समय रहते निपटा दे, अच्छा रहेगा, नहीं तो आगे जाके ये हमारे सभी के लिए खतरा बन सकता है। बात पानी की आ रही है तो नेहड़ क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जो आज भी पिछड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर पानी को लेकर एक बड़ा प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोगों को शुद्ध पानी पीने को नसीब नहीं होता। आपकी ओर से कई बार वहाँ हर साल माने कि पेयजल उपलब्ध कराया जाता है, टैंकर लगवाया जाता है, लेकिन इतना बड़ा सरकार होने के बावजूद भी वहाँ पर ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी तक लागू नहीं किया गया कि वहाँ के हर किसान तक पानी पहुँच सके, हर वहाँ के ग्रामीण तक पानी पहुँच सके, और वो शुद्ध पानी पीने का हक है। क्योंकि आज 2020 चल रहा है और देश इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी बड़ी मशीनरियाँ आ गई है, इतनी तकनीक आ गई है, वैज्ञानिक हर रोज़ नई खोजें कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हमारे लोग हैं जो आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर है। उनके लिए कोई कठोर कदम क्यों नहीं उठाए गए, कोई परियोजना क्यों लागू नहीं की गई, और आप सरकार से क्या मांग करते हैं? बहुत बढ़िया बात आपने लोनाराम जी की। जैसे नेहड़ क्षेत्र के अंदर मेरा खूब आना जाना रहता है, मुझे याद नहीं आता पिछले कई सालों में 1 महीने में एक वहाँ का चक्कर नहीं लगा था, उन्होंने वहाँ के लोगों के साथ नहीं बैठता हूँ, ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। मैं उनकी दुर्दशा देख के मतलब समझ लो आंखों से आंसू आ जावे, ऐसी घटनाएं मैंने देखी है। मैंने ऐसे वहाँ पानी की व्यवस्था में लोगों को देखा है जो अपनी जो बेरी होती है, खड्डा होता है पानी को, इसके चारों तरफ कांटेली बाढ़ करके उसको ताला लगा के रखते हैं। आज हम 21वीं सदी के भारत के अंदर पीने के पानी के ताला लगाना पड़ता है, वो भी अंतिम कक्षा का मैला कुचेला, जिसके अंदर मिट्टी, इस तरीके का पानी हमारे भारतवासी पी रहे हैं। इससे ज़्यादा हमारे लिए कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। ये चीज़ मैंने महसूस की। उसके बाद मैंने प्रयास किया कि उनको अच्छा पेयजल दे रहे। मेरे व्यक्तिगत प्रयास से मैंने खूब सालों तक वहाँ पे पानी देने का प्रयास किया। अभी हमने पिछले 2 साल से भारत विकास परिषद की सहायता से भी हमने पानी देने का प्रयास किया। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, उच्च स्तर तक, कलेक्टर से भी उच्च स्तर तक कई बार मेरी इनके साथ बैठ के हुई है। जब यहाँ पे डॉक्टर सोनी थे कलेक्टर, उस समय मेरी बात हुई। अभी ये जो कलेक्टर हैं डॉक्टर गुप्ता जी, हिमांशु जी गुप्ता, इनके साथ मेरी चर्चा हुई। मैंने इनको बताया, मैंने बोला ऐसे 50 गांव हैं जहाँ पे पीने को 70 साल से पानी नहीं है, क्या हमारी सरकार के पास ऐसी व्यवस्था नहीं कि हम उनको पाइपलाइन डाल के दे सकें? तो वापस गुप्ता जी ने इनिशिएटिव लिया और पूछा, तो बोले प्रोजेक्ट बना था, अभी रुका हुआ है। कब का बना, कब बना? नर्मदा के अंदर ये सब प्रोजेक्ट लिए हुए पेयजल की सुविधा करने के लिए, क्यों हम इन लोगों को? वो बोले इतने करोड़ का प्रोजेक्ट है, 25 करोड़ का, 28 करोड़ का। मैंने इतने आप बाद में जब आपको लगे कर लेना, एक सामान्य पाइपलाइन डाल के तो हम उनको नल खोल के दे ही सकते हैं। 20-25 किलोमीटर का एरिया है, 5 में नर्मदा चल रही है, वहाँ सीधा से हम पानी सीधा उनको पाइपलाइन दे के पानी दे ही सकते हैं, वो अपने आप अपने घरों तक ले जाएंगे।
जब कलेक्टर साहब ने बोला नहीं हम इसका कुछ न कुछ समाधान करते हैं, लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी मानवता भी मर गई है, हमारी संजीदगी भी मर गई है और हमारी जवाबदारी भी मर गई है। हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि वहाँ जाते हैं तब रोज़ वादे करके आते हैं, चाहे कोई पार्टी के हो। कभी उन्होंने अंदर से अंतरात्मा से चिंता नहीं की है कि ये भी लोग हैं, इनको भी भारत के वासी है, इनको भी यहाँ जीने का हक है, इनको भी अधिकार है, इनके भी ह्यूमन राइट्स है। कोई चीज़ पे किसी ने कोई असर नहीं दिया। आज भी वो लोग गंदा कुचेला या भामाशाहों की मदद से पानी पीने को मजबूर है, कभी मिलता कभी नहीं मिलता। सभाओं का विकास हो जावे वहाँ पे इसके लिए, लेकिन वो वापस हो नहीं पाया। इस विषय को हम उठाएंगे। ये वैसे बहुत बड़ा अन्याय है क्योंकि सीमा क्षेत्र पूरा लग रहा है, 3 थाने प्रतिबंधित। एक तरफ तो आप इसको ऐसे आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है क्योंकि सीमा क्षेत्र है, और एक तरफ आपको सीमा क्षेत्र में मिलने वाले लाभ नहीं दे रहे हैं। तो एक तरीके से ये पुरानी सरकारों की बहुत बड़ी अन्याय वाला रवैया रहा है, जिन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया, उसके कारण हमारा क्षेत्र भुगत रहा है। इसको मैं उचित मंच पे चर्चा करूँगा और हमारे जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूँगा वो भी करें। दूसरी ओर बात करें सांचौर की, जालोर का बड़ा क्षेत्र है सांचौर, जहाँ पर राजनीतिक बात करें, हिस्टोरिकल बात करें, सब में सबसे बड़ा क्षेत्र आता है, लेकिन रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। अब केंद्र में भाजपा की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दे रहे हैं, ऐसे में क्यों ना यहाँ पर रेलवे लाइन को लेकर, क्योंकि सांसद भी यहाँ से लगातार जीते रहे हैं, तीसरी बार जीते हैं भाजपा के सांसद, तो क्यों ना अगर रेलवे लाइन यहाँ आती है तो काफ़ी बड़ा विकास हो सकता है और रेलवे लाइन से सांचौर जुड़ सकता है। एक और गुजरात का क्षेत्र है, दूसरी ओर बाड़मेर है, रानीवाड़ा तक रेल लाइन आई हुई है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। नहीं, अच्छा प्रश्न है आपका। इस रेल के मुद्दे पे आपको ध्यान होगा, बजट में लिया भी है, इसका सर्वे भी हो गया, दो बार सर्वे हो गया, तीसरी बार सर्वे हो रहा है। और जैसलमेर से दियोदर या राधनपुर जोड़ने का प्रयास चल रहा है, जो हमारे यहाँ सांचौर के पास से वो लाइन निकलती है। ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की लिस्ट में है। अब इसमें कौन कोई कारण से आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये विषय हमें विश्वास है कि इस सरकार के अंदर इसका कोई न कोई जरूर समाधान होगा और सांचौर रेल सुविधा के साथ जुड़ेगा, ऐसा हमें विश्वास है। और भी जहाँ आवश्यकता होगी हम चर्चा करेंगे। तो ये है मेरे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष सरवण सिंह राव, जिन्होंने आज हमारे साथ खास मुलाकात में बेबाकी से बात रखी। लगातार खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।